एज ऑलवेज वी आर बैक। तो जैसे कि मैंने आपको बताया यूपीएससी 2025 के जीएस पेपर 1 के क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। जीएस पेपर 2 के हम सॉल्व कर रहे हैं। ये उसके 19 और 20th क्वेश्चन है, मतलब लास्ट सेकंड 2 क्वेश्चन है। इसके बाद यूपी पीएससी के 2025 के जो भी मेंस के क्वेश्चन है या फिर 2024 के जो मेंस के क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। मेरा जो ये एक गोल है, एक टारगेट है, जो इंटेंशन है वो बता दूं। जैसे कि यूपीएससी के क्वेश्चंस बहुत कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होते हैं, लेकिन जो मेरा टारगेट है, जो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं वो भी बेस्ट हो सके आंसर राइटिंग में, क्योंकि जो पीएससी के क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चंस नहीं होता, उनका जो लेवल होता है वो यूपीएससी से थोड़ा कम होता है, तो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं डायरेक्ट आते हैं, वो बच्चों को ज़्यादा ईजिली समझ पाते हैं। तो जो बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो वो जब धीरे धीरे चीज़ें स्टार्ट करेंगे तब समझ आएगा। तो इसलिए पीएससी के क्वेश्चंस यूपी पीसीएस के कल से जो है वो जीएस पेपर 1 सॉल्व करेंगे। सीखने को सबको मिलेगा, वो यूपीएससी का हो फिर या फिर पीएससी का, क्योंकि यूपीएससी में भी डायरेक्ट स्टैटिक पोर्शन से पॉलिटी के क्वेश्चंस अभी तक आपने देखे हैं कैसे वो डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, राज्यपाल का हो या फिर हमारे जो प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति और यूएसए के राष्ट्रपति, कैसे उनकी पावर्स, उनके राइट्स है ना, तो कहीं ना कहीं ये डायरेक्ट क्वेश्चंस है। तो ये नहीं सोचना है कि यूपीएससी के क्वेश्चन ही हम सॉल्व करेंगे, पीएससी के नहीं, आप दोनों सॉल्व करके चलिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो क्वेश्चंस आपको परफेक्शन देते हैं। तो क्वेश्चंस पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊर्जा सुरक्षा भारत की विदेश नीति का मुख्य स्तंभ है। एक लाइन इतनी हो गई। और यह मध्य पूर्वी देशों जो होगा हमारा, है ना, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में भारत के व्यापक प्रभाव से जुड़ा हुआ है। आने वाले वर्षों में भारत की विदेश नीति की दिशा के साथ ऊर्जा सुरक्षा को कैसे एकीकृत करेंगे। अब इस पे यूपीएससी का फोकस क्यों है, आपको भी पता है, हम अभी भी एनर्जी के लिए, एनर्जी रिसोर्सेज के लिए जो है अदर कंट्रीज़ पे डिपेंड है, स्पेशली पेट्रोलियम या फिर ऑयल गैस, है ना, ये सब के लिए मोस्टली मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ पे। तो ये यही पूछना चाहता है कि जो विदेश नीति का मुख्य स्तंभ है, क्योंकि एनर्जी सुरक्षा ही हमारे विदेश नीति का मुख्य स्तंभ है और ये भारत के व्यापक रूप से जुड़ा हुआ है, तो आने वाले वर्ष में जो हमारी एनर्जी रिसोर्सेज है हम उस पे कितना डिपेंडेंसी और बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें डिपेंडेंसी नहीं बढ़ानी है। आने वाला जो टाइम है वो कंट्रीज़ की पावर पे डिपेंड करता है, तो कहीं ना कहीं हमें सेल्फ डिफेंस भी बनना, सेल्फ इंडिपेंडेंट भी बनना चाहिए। तो उस हमेशा की तरह क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मैंने आपको ये मैप में बताया है कि कौन कौन से मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ स्पेशली हैं, यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ओमान वगैरह, है ना। ये देखिए मैंने मैप के थ्रू बताया है। ये हमारा प्यारा भारत, ये हमारी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं जिसमें सऊदी अरब, यूएई स्पेशली हो जाता है, रियाद वगैरह, है ना, कतर, कुवैत, ये सब। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ऊर्जा सुरक्षा भारत की विदेश नीति का केंद्रीय आयाम है। आप जो इंट्रो स्टार्ट करते हैं, हमेशा की तरह मैं बता दूं, या तो उस स्टेटमेंट से रिलेटेड स्टार्ट कर सकते हैं, अगर कुछ करंट का डेटा आपको एग्जैक्टली पता है उससे स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसे अगर किसी स्पेशली फेमस लीडर की कोट्स हैं वो उससे स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आपके बेटर ऑप्शन होंगे इंट्रो स्टार्ट करने के लिए। ऊर्जा सुरक्षा भारत की विदेश नीति का केंद्रीय आयाम है। विशेषतः तब तक भारत अपनी 80% से अधिक कच्चे तेल की आवश्यकता आयात के माध्यम से पूरी करता है। मध्य पूर्व भारत के लिए प्रमुख ऊर्जा आपूर्तिकर्ता होने के साथ साथ रणनीतिक साझेदार भी हैं। एग्जाम्पल हैं, ये कंट्रीज़ हो गई, यह मैंने मैप के थ्रू बता दिया। एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, अच्छा इम्पोर्ट पड़ता है, इस इम्प्रेशन इसलिए पड़ता है जो है मार्क्स आपके इन्हेंस कराने में प्रॉफिट देता है, एडवांटेज होता है। विदेश नीति और ऊर्जा सुरक्षा का एकीकरण कैसे किया जा सकता है। ऊर्जा कूटनीति का सुदृढ़ीकरण, मतलब कंट्रीज से हमारे रिलेशन इतने अच्छे हों और हम कूटनीति की तरीके से उसे यूज़ कर सकें। आपूर्ति स्रोतों का विविधीकरण, रिसोर्सेज ऐसा ना हो कि सिर्फ एक रिसोर्सेज हो, उसका विविधीकरण हो, डाइवर्सिफिकेशन हो। नवीकरणीय ऊर्जा का सहयोग, रिन्यूएबल एनर्जी पे डिपेंड होने के लिए भी
उसके ऑप्शंस देखे ढूंढे जा सकते हैं। समुद्री सुरक्षा का सहयोग, जो हमारा समुद्री रिलेशन ओशियन रिलेशन होता है, ये कंट्री से मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो इम्पॉर्टेंट। रणनीतिक भंडारण क्षमता, हमारे पास प्रोडक्शन और इंपोर्ट के अलावा जो है हमारे पास कंजम्पशन भी अच्छा, मतलब स्टोरेज बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। दीर्घकालिक तेल गैस अनुबंध तथा रणनीतिक ऊर्जा की साझेदारी हो। रूस, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका से ऊर्जा आयात बढ़ाकर जोखिम में कमी। आपको भी पता है यहाँ पे भी रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा हैं, तो हमें इन पे भी डिपेंडेंसी जो है वो बढ़ानी चाहिए, ताकि कभी मिडिल ईस्ट कंट्रीज से प्रॉब्लम हो तो हमें सिर्फ उन्हीं पे डिपेंड ना होना पड़े। सौर गठबंधन, हरित हाइड्रोजन, या कि सौर सोलर जो है गठबंधन जो है हमने ही स्टार्ट किया है इंडिया ने। हरित हाइड्रोजन, स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी में संयुक्त निवेश, ये बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं इंडिया के लिए। हॉर्मुज जलडमरू मध्य जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग की सुरक्षा, रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार का विस्तार। फिर हमारा ये कंक्लूजन हो जाएगा। ऊर्जा सुरक्षा को विदेश नीति में एकीकृत कर भारत न केवल आपूर्ति स्थिरता सुनिश्चित करता है, बल्कि जिम्मेदार और प्रभावशाली वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी भूमिका सुदृढ़ करता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। I'm सॉरी अगर आसपास कोई शोर हो रहा हो, अगर आपको डिस्टर्ब हो रहा हो तो मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम से ना हो, तो क्योंकि मैं रोक नहीं सकती ना आसपास के लोगों को। पूर्व और पश्चिम के बीच नाजुक असंतुलन और यूएसए बनाम वर्सेस रसिया चाइना गठबंधन के बीच उलझन के कारण संयुक्त राष्ट्र में सुधार प्रक्रिया अभी भी अनसुलझी है। इस संबंध में पूर्व पश्चिम नीति टकरावों की जांच और आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। सबसे पहले इसमें कीवर्ड्स पकड़ेंगे। पूर्व और पश्चिम के बीच मतलब कंट्रीज के बीच, यूएसए वर्सेस रशिया एंड चाइना, क्योंकि आपने करंट अफेयर्स में सुना था जो चाइना की नज़दीकी है वो रसिया से पड़ रही है। रशिया हालांकि हमारा भी बहुत अच्छा फ्रेंड है, बट उसकी चीन से भी जो है नज़दीकी बढ़ रही है, ताकि वो यूएसए के अगेंस्ट में जो है वो उसका सपोर्ट पा सके। संयुक्त राष्ट्र यूएन यूनाइटेड नेशन, इसकी स्थापना जो है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद हुई थी, ताकि वर्ल्ड की कंट्रीज़ को एक बैलेंस वे में एक साथ लेकर सिर्फ विकास के लिए चला जा सके, उनमें लड़ाइयाँ ना हो और हर कंट्रीज़ का अधिकार है जीने का, है ना, वहाँ के लोगों का, जो कि मानवाधिकार आता है, ह्यूमन राइट्स। सुधार प्रक्रिया अभी भी अनसुलझी है, लेकिन इन दोनों के इन सबके कॉन्फ्लिक्ट के बीच में संयुक्त राष्ट्र जो है वो अपने अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, उसके कहने का मतलब ये है। तो इस संबंध में पूर्व पश्चिम नीति टकरावों की जांच और आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। हमें आलोचना करनी है कि संयुक्त राष्ट्र जो है अपने उद्देश्य के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, उस पर डाउट है, तो वो कैसे काम कर सकता है, कौन कौन से स्टेप हैं जिसकी वजह से वो काम ऐसा नहीं कर रहा है या फिर ऐसा डाउट किया जा रहा है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमारा देखिए, सबसे पहले अब क्योंकि आपको पता है प्रेजेंट टाइम में जब वर्ल्ड टाइम चल रहा था 2 पोलर सिस्टम था, है ना, कोई 2 पावरफुल होती थी। यूएसए ने सोचा हम अकेले पावरफुल होंगे, लेकिन अब बाई पोलर हो चुका है, मल्टी पोलर, अब सिर्फ यूएसए पावरफुल नहीं है। एक तरीके से इंडिया भी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, इंडिया भी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है, इधर से चाइना ग्रो कर रहा है, रशिया और यूएसए का तो कॉन्फ्लिक्ट था ही, इधर से लैटिन अमेरिका भी कोशिश कर रहा है, ब्रेग्जिट हो चुका है, मतलब ब्रेग्जिट हो चुका है ब्राज़ील से, लेकिन फिर भी यूरोप भी काफ़ी अच्छी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ भी जो है वो काफ़ी, क्योंकि उनके पास अच्छे रिसोर्सेज हैं, अच्छे सोर्सेज हैं, तो कहीं ना कहीं अब बाई पोलर सिस्टम बन रहा है। इंट्रो से स्टार्ट करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शक्ति संतुलन को प्रतिबंधित करने हेतु हुई थी, किंतु आज उभरती बहुध्रुवीय मतलब मल्टीपोलर विश्व व्यवस्था, अमेरिका नेतृत्व वाले पश्चिमी गुट और रूस चीन गठबंधन के बीच रणनीतिक टकराव के कारण संयुक्त राष्ट्र सुधार विशेषता सुरक्षा परिषद सुधार जटिल और अनसुलझी प्रक्रिया बनी हुई है। ये हमारा इंट्रोडक्शन है। मैं ये नहीं कहती वर्ड टू वर्ड आप करिए, लेकिन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कैसे हमें इंट्रो स्टार्ट करना है। आई होप कि आइडिया मिल रहा होगा आपको। ये देखिए कंट्रीज़ मैंने शो कर दिया इसमें।
हमेशा याद रखना है, हम कुछ भी ऐसे अगर मैप वगैरह बनाते हैं उसको हमेशा एक बॉक्स के अंदर बंद करेंगे। पूर्व पश्चिम नीति टकराव के आयाम, मतलब टकराव के क्या क्या रीजंस हैं। सुरक्षा परिषद, विस्तार पर मतभेद, सीमित विस्तार, वीटो शक्ति, वीटो पावर आपको पता है ना। 15 टोटल कंट्रीज़ हैं जिसमें 5 को परमानेंट वीटो राइट्स मिले हुए हैं, जिसमें इंडिया अभी नहीं है, उसके लिए फ़ाइट कर रहा है, और 10 जो है वो चेंज होते रहते हैं। तो वीटो पावर यथावत रखना, मतलब किसी और को ऐड ना किया जाए, तो इससे कहीं ना कहीं वो सेल्फिश हो रहे हैं। बात विकासशील देशों की भागीदारी की, तो मौन, मतलब विकासशील देशों की बात तो की जा रही है लेकिन उनकी भागीदारी पे कोई बात नहीं होती है। वीटो शक्ति की राजनीति, यूक्रेन, सीरिया, गाजा जैसे मामलों में वीटो का दुरुपयोग करना, रसिया, चाइना, संप्रभुता। आपको पता है इन 5 कंट्रीज़ में से किसी एक ने भी अगर किसी एक निर्णय पे बैक सपोर्ट नहीं किया या फिर सपोर्ट नहीं किया तो वो वीटो पावर क्या होती है, उस निर्णय को आगे नहीं बढ़ने देती है। तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये कंट्रीज सेल्फिश होकर भी काम करती हैं। रसिया, चाइना संप्रभुता और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप विरोध में वीटो का प्रयोग करता है। नियम आधारित व्यवस्था बनाम शक्ति आधारित व्यवस्था, रूल के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, बट यहाँ पे चलती किसकी है, जिसकी लाठी वाला आपने कहावत सुना होगा, तो शक्ति आधारित व्यवस्था, मतलब जिसके जो जितना पावरफुल है उसकी चलेगी। आम जिंदगी में भी यही होता है। आपने आसपास अपने पड़ोसियों के घर जाएंगे तो जिसके पास पता होगा कि ये कोई बड़े पोस्ट के हैं उनको पहले पूछते हैं। तो शक्ति आधारित व्यवस्था। मानवाधिकार बनाम रणनीतिक हित, चयनात्मक उपयोग, रणनीतिक राजनीतिकरण, विकासशील देशों की उपेक्षा, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, दक्षिण एशिया पर्याप्त प्रतिनिधित्व के कारण पश्चिम पूर्व संघर्ष के बीच ग्लोबल साउथ की आवाज़ दब जाती है। फिर यह है कि संयुक्त राष्ट्र सुधार की असफलता राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी की वजह से। फिर इंटर होता है कि ब्रिक्स है ना, ब्रिक्स 5 कंट्रीज, क्वाड, मिनीलेटरिज्म का उभार, यूएन को चुनौती, 21वीं सदी की वास्तविकताओं के अनुरूप यूएन सुधार न केवल आवश्यक बल्कि वैश्विक स्थिरता के लिए भी आवश्यक है। मतलब ये जो व्यवस्था चल रही है इसको ऐसे चलने ना दिया जाए, स्थिरता के लिए बहुत आवश्यक है। आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ओके फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।